माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर बडीज, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। एग्जामिनेशन आने वाले हैं 13 से एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन आई हैव थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर। माई सेल्फ रेनू, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश वन वर्ड इलेक्टिव का essay number 6, द स्टोरी रिटन बाय E.M. फॉरेस्टर। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग द स्टोरी के बारे में उन्होंने की इतनी इन डेप्थ बात कही है। छोटी सी समरी आपको डिस्कस करूंगी एंड आफ्टर दैट हम जो है इसके बाद में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ऐसे को पढ़ेंगे। छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं स्टोरी के बारे में। ओके, द स्टोरी शोज द इन डेप्थ एंड प्रोफाउंड रोल ऑफ स्टोरी टेलिंग इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, ह्यूमन एक्सपीरियंस के अंदर स्टोरी टेलिंग का जितना भी एक बहुत गहराई से, बहुत ही इन डेप्थ प्रोफाउंड, एक पंडिताईपन का जो एक एक्सपीरियंस होता है ह्यूमन बीइंग को, स्टोरी टेलिंग का वो इसमें दिया हुआ है। एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स एंड सोसाइटी, और कहानी को कहने का जो इफेक्ट है और जो सोसाइटी के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, वो सब कुछ दिया है। द ऑथर शोज द नेचर ऑफ स्टोरीज एंड इम्पॉर्टेंस। जो ऑथर है वो बताता है स्टोरी का और नेचर क्या होता है, स्टोरी की प्रकृति क्या होती है, स्टोरी हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डालती है, क्या इम्पैक्ट डालती है, और इसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। इट ऑल्सो कन्वेज ह्यूमन इमोशंस, आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस। और बताया जाता है कि जो स्टोरी होती है वो ह्यूमन इमोशंस को, आइडियाज़ को और उनके एक्सपीरियंस को जो है वो सुनाती है। ओके, तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से जो भी स्टोरी के बारे में दिया हुआ है दैट इज़ गिवन, और हम इसको अब पढ़ने जा रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द essay, द स्टोरी रिटन बाय E.M. फॉरेस्टर। यस, नाउ लुक फॉर दीज एक्सप्रेशन एंड गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। आपको बताना है कंटेक्स्ट में से इसका मीनिंग बताना है। अटाविस्टिक क्या होता है? अटाविस्टिक होता है अनकॉन्शियस, बिल्कुल संज्ञाहीन, जैसा होश नहीं हो। शॉक हेड्स क्या होता है? बिजली के झटके इत्यादि लगना, और जैसे बिजली के झटके लगना या फिर झटका लगवाना इत्यादि। इंजीनियर्स का मीनिंग होता है वेरी सिंपल एंड रिलेटेड टू माइंड ऑल्सो। नाउ We shall all agree with the fundamental aspect of the novel. हम सभी के सभी नॉवल के आधारभूत बेसिक जो पक्ष हैं, जो बेसिक उसकी बातें हैं, उनके बारे में हम सब एग्री होंगे। और वो क्या है? इज इट्स स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट। नॉवल का कहानी कहने का जो पक्ष है वो बहुत बेसिक होता है, इससे हम सब एग्री होंगे। बट वी शैल वॉइस आर एसेंट इन डिफरेंट टोन्स। लेकिन हम अपनी आवाज़ को, एसेंट का मीनिंग टू गिव परमिशन, हम अपनी आवाज़ को जो लहजा देते हैं, परमिशन देते हैं, वो अलग अलग टोन में देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा नॉवल या की जो कहानियाँ होती हैं उनको जो कहने का ऑथर या नैरेटर का जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है। एंड इट इज़ ऑन द प्रिसाइज टोन ऑफ वॉइस। और ये जो आवाज़ होती है, अलग अलग आवाज़ होती है, ये प्रिसाइज होती है, एक्यूरेट होती है, बिल्कुल सटीक होती है। वी एम्प्लॉय नाउ, और अब हम इसे जो है वो एम्प्लॉय करते हैं, लागू करते हैं। दैट आर सब्सिक्वेंट कंक्लूजन्स विल डिपेंड। और हमारा सब्सिक्वेंट का मीनिंग जो बाद में कंक्लूजन आता है, निष्कर्ष आता है, उसके ऊपर भी हमारी नॉवल की कहानी की जो आवाज़ है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है। ओके, नाउ लेट अस लिसन टू 3 वॉइसेस। आइए 3 आवाज़ों को हम सुनते हैं। इफ यू आस्क वन टाइप ऑफ मैन, अगर आप एक तरह के आदमी से पूछेंगे व्हाट डज अ नॉवल डू, नॉवल क्या करता है, ही विल रिप्लाई प्लेसेंटली, वह शांति से जवाब देगा, वेल आई डोंट नो, अच्छा मैं नहीं जानता। इट सीम्स अ फनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क। ये तो बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ेदार तरह का क्वेश्चन लगता है पूछने के लिए। अ नॉवल इज़ अ नॉवल, एक नॉवल तो नॉवल होता है। वेल आई डोंट नो, अच्छा मैं नहीं जानता। आई सपोज इट काइंड ऑफ टेल्स अ स्टोरी, मैं कल्पना करता हूँ ये एक तरह की कहानी कहता है। सो टू स्पीक, जैसे कि बोलता है। ही इज़ क्वाइट गुड टेम्पर्ड एंड वेग, और वह मनुष्य जिससे मैंने ये सवाल पूछा वह अच्छी प्रकृति का है और थोड़ा अस्पष्ट है। वेग का मीनिंग होता है नॉट क्लियर, अनक्लियर, जो कि नॉवल की डेफिनेशन देने में जो है वो पूरी तरह से कैपेबल नहीं है।
एंड प्रोबेबली ड्राइविंग अ मोटर बस एट द सेम टाइम। शायद मैं ऐसे व्यक्ति से सवाल पूछ रहा हूँ जो कि उस समय मोटर बस चला रहा है, एंड पेइंग नो मोर अटेंशन टू लिटरेचर, और जो कि साहित्य की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता दैन इट मेरिट्स, जितनी कि इसकी विशेषताएं हैं लिटरेचर की ओर ज़्यादा ध्यान ये नहीं देता व्यक्ति। अब दूसरे व्यक्ति से मैं बात करता हूँ, अनदर मैन whom I visualize as on golf course, और उस व्यक्ति को मैंने गोल्फ कोर्स में देखा। गोल्फ यू नो दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ गेम और स्टिक से और बॉल से खेली जाती है। विल बी अग्रेसिव एंड ब्रिस्क, ये आदमी बड़ा ही गुस्सैल और जल्दबाजी का लगता है। ही विल रिप्लाई, वो जवाब देगा, व्हाट डज अ नॉवल डू, एक नॉवल क्या करता है। वाई टेल अ स्टोरी, ऑफ कोर्स, कहानी कहता है। एंड आई हैव नो यूज फॉर इट इफ इट डिड नॉट, और अगर यदि मेरे लिए ये नहीं है किसी प्रयोग का तो मेरे लिए कोई यूज नहीं है इसका। आई लाइक अ स्टोरी, वेरी बैड टेस्ट ऑन माई पार्ट, मैं कहानी पसंद करता हूँ, मेरी ओर से बड़ा बुरा स्वाद आता है कहानी का, नो डाउट, कोई शक नहीं है। बट आई लाइक अ स्टोरी, लेकिन मुझे कहानियाँ पसंद हैं। यू कैन टेक योर आर्ट, तुम तुम्हारी कला ले सकते हो। यू कैन टेक योर लिटरेचर, तुम तुम्हारा साहित्य ले सकते हो। यू कैन टेक योर म्यूजिक, तुम्हारा म्यूजिक ले सकते हो। बट गिव मी अ गुड स्टोरी, लेकिन सब चीज़ें ले लो, चाहे मुझसे छीन लो, लेकिन मुझे एक अच्छी कहानी दो। एंड आई लाइक अ स्टोरी टू बी अ स्टोरी, मैं चाहता हूँ कहानी कहानी की तरह रहे। माइंड, या ध्यान रखिए, एंड माई वाइफ इज़ द सेम, मेरा दिमाग और मेरी पत्नी बिल्कुल एक तरह के होते हैं। दिमाग जो होता है दैट इज़ ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल, एंड वाइफ इज़ ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल, जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कब दिमाग गर्म हो जाए, कब ठंडा हो जाए, वैसी वाइफ है, कब दिमाग कब कैसा बदल जाए। एंड अ थर्ड मैन, और तीसरा आदमी, ही सेज इन अ सॉर्ट ऑफ ड्रोपिंग रिग्रेटफुल वॉइस, और एक तीसरा आदमी जो कि ड्रोपिंग का मतलब झुके हुए कंधे लेकर बड़े ही दुख की आवाज़ में, रिग्रेटफुल आवाज़ में कहता है, यस ओ ये डियर यस, हाँ प्रिय, यहाँ द नॉवल टेल्स अ स्टोरी, नॉवल कहानी कहता है। आई रिस्पेक्ट एंड एडमायर द फर्स्ट स्पीकर, मैं पहला जो स्पीकर है ना जो कि मोटर बस चला रहा है, मैं उसका आदर करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। आई डिटेस्ट एंड फियर द सेकेंड, लेकिन मैं घृणा करता हूँ, मुझे डर लगता है दूसरे से जो कि गोल्फ कोर्स में था। एंड द थर्ड इज माई सेल्फ, और जो तीसरा व्यक्ति है ना जो झुके कंधे लेकर दुख में आवाज़ से कहता वो मैं हूँ। यस ओ डियर यस, हाँ प्रिय, हाँ द नॉवल टेल्स अ स्टोरी, एक नॉवल कहानी कहता है। दैट इज़ द फंडामेंटल एस्पेक्ट, यही एक बेसिक पक्ष है विदाउट विच इट कुड नॉट एग्जिस्ट, और यही एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है कि नॉवल एक कहानी कहता है, बिना इसके नॉवल एग्जिस्ट नहीं करता, बिना इसके नॉवल की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। दैट इज़ द हाइएस्ट फैक्टर कॉमन टू ऑल नॉवेल्स, यही एक सबसे ऊंचा तत्व है जो सभी नॉवेल्स में एक जैसा होता है। एंड आई विश दैट इट वॉज नॉट सो, मैं इच्छा करता हूँ कि ये ऐसा नहीं था। दैट इट कुड बी समथिंग डिफरेंट, ये वाकई कुछ अलग हो सकता है। मेलोडी, मधुरता, परसेप्शन ऑफ ट्रुथ का मीनिंग सच्चाई की जीत हो, नॉट दिस लो अटाविस्टिक फॉर्म, और ये जो है बिल्कुल भी संज्ञाहीन ना हो। लोस अटाविस्टिक फॉर्म का मतलब था बिल्कुल नीचे जा करके बिल्कुल अनकॉन्शियस ना हो, मैं ऐसी इच्छा करता हूं। यस नाउ जस्ट अ मिनट। फॉर द मोर वी लुक एट द स्टोरी, और जितना ज़्यादा हम एक कहानी की ओर देखते हैं, द स्टोरी दैट इज़ अ स्टोरी, एक कहानी जो कि कहानी होती है। माइंड, याद कीजिए, ध्यान रखिए, द मोर वी डिसेंगल इट, जितना हम ज़्यादा इसको सुलझाते रहेंगे, फ्रॉम द फाइनर ग्रोथ, और हम इसकी महीन से महीन वृद्धि करते रहेंगे, दैट इट सपोर्ट, जिसकी कि ये सहायता करता है, द लेस वी शैल टू एडमायर, उतना ही कम हम इसकी प्रशंसा कर पाएंगे। मतलब कहने का हम जितना, हमें ज़्यादा सुलझाना नहीं है, बहुत ज़्यादा हम जब सुलझाएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे तो क्या होगा, ये कहानी उतनी ज़्यादा इसको एडमिरेशन कम मिलेगी। इट रन्स लाइक अ बैकबोन, ये एक हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। रीढ़ की हड्डी आप जानते हैं हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही एक स्टोरी नॉवल को सपोर्ट करती है। और मे आई से या टेप वर्म, ये जो कहानी होती है ना, ये टेप वर्म की तरह होती है। टेप वर्म आपको पता है ना, सर होता है ना पैर होता है, हमारी आंतों के अंदर एक सबसे ज़्यादा लंबा कीड़ा होता है जो कि बढ़ता ही रहता, घटता कभी नहीं है। फॉर इट्स बिगनिंग एंड एंड आर आर्बिट्रेरी, क्योंकि इसका जो अंत है और जो शुरुआत है और अंत बिल्कुल मनमानी होता है।
इट इज़ अ इमेंसली ओल्ड, ये बहुत पुराना होता है, गोज बैक टू नियोलिथिक टाइम्स। ये तो नियोलिथिक का क्या मतलब होता है, नव पाषाण युग। नव पाषाण युग क्या, नव पाषाण जो जो स्टोन एज है, पत्थर का युग है, जो उससे आगे निकलकर जब टेक्नोलॉजी आने लग जाती है उसे नियोलिथिक टाइम्स कहते हैं। और ये इतना पुराना है कि ये नियोलिथिक समय से लेकर परहैप्स टू पैलियोलिथिक, शायद पत्थर स्टोन एज से लेकर के निएंडरथल मैन लिसन टू स्टोरीज, ये तब तक जाता है ये उतना बड़ा कहानी का जो सिरा है वो बिल्कुल टेपवर्म की तरह होता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है। नियोलिथिक टाइम से लेकर के नव पाषाण युग से लेकर के स्टोन एज तक से लेकर के निएंडरथल, निएंडरथल कौन है, जो कि वेस्ट यूरोप और एशिया अफ्रीका में ये रहा करता था, जहाँ पर मानव की शुरुआत हुई थी। और ये वेस्ट यूरोप, अफ्रीका और एशिया और अफ्रीका में रहा करता था। वो आदमी भी कहानी को सुनता था। इफ वन में जज बाय द शेप ऑफ स्कल, अगर एक व्यक्ति उसकी निएंडरथल और नियोलिथिक और पैलियोलिथिक ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, इनकी अगर खोपड़ियों को देखेगा तो आकार को देखेगा तो एक व्यक्ति जज कर सकता है कि ये कहानियाँ सुनता था। द प्रिमिटिव ऑडियंस वॉज एन ऑडियंस, जो पहले के प्राचीन काल के दर्शक होते थे ना, वो कैसे दर्शक होते थे, शॉक हेड्स, उनके सिरों को बिजली के झटके लगते रहते थे इन कहानियों को सुन करके, गैपिंग और मुंह खोल कर रखते थे, हैरान रहते थे, राउंड द कैंप फायर, आग जला के उसके आसपास नाचते थे, फैटिग्ड विद कंटेंडिंग अगेंस्ट द मैमथ, और वो जो है थक जाते थे, और कंटेंडिंग का मतलब होता था विवादों को सुलझाते थे, जो कि मैमथ, मैमथ क्या होता है, मैमथ होता है सब इस धरती का सबसे बड़ा प्राणी, हाथी की तरह होता है लेकिन सूंड बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो उसके विवाद के अंदर उसका विवाद सुलझाने में लगे रहने में फटीग हो जाता था, टायर हो जाता था। और द वूली रिनोसॉरस, और बड़े झब्बेदार, वूली का मतलब ऊन के रेशेदार, रिनोसॉरस गेंडे के जो भी विवाद हैं और मैमथ के विवाद को सुलझाने में ही इसका दिमाग, इसकी कहानियाँ उसी में ही चलती थी। नाउ द ओनली कैप्ट अवेक बाय सस्पेंस, इस ये कहानियों के अंदर सिर्फ सस्पेंस की वजह से ही क्या रहता था, जो है जागा रहता था। what would happen next, आगे क्या होगा, द नॉवलिस्ट ड्रोन्ड ऑन, नॉवलिस्ट ना बड़ा कामचोर होता है, ऑन, एंड एज सुन एज द ऑडियंस गेस्ड व्हाट हैपन नेक्स्ट, और जैसे जैसे ही दर्शकों को अनुमान हो जाता है आगे क्या है, क्या होगा, दे ईदर फेल अस्लीप और किल्ड हिम, या तो जो हमारा नॉवलिस्ट होता है वो सो जाता है, या फिर किल्ड हिम, या फिर अपने ऑडियंस को मार देता है। वी कैन एस्टिमेट द डेंजर्स इनकर्ड, हम अनुमान लगा लेते हैं उन खतरों के बारे में, व्हेन वी थिंक ऑफ द करियर ऑफ, जब हम सोचते हैं शहरज़ादे, शहरज़ादे की कहानी आपको कहना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। शहरज़ादे जो है 1001, आपको पता है अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स जो है उसके अंदर बहुत सारी कहानियां हैं, आपको बता दूं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब आप उसे पढ़ेंगे तो अरेबियन नाइट्स जो है वो शहरज़ादे कौन है, शहरज़ादी का मतलब होता है शहर की बच्ची, एक फ़ारसी है ना, ये एक फ़ारसी नाम है, और ये उस रानी का नाम है जो कि कहानियाँ कहने वाली और कहानीकार एक रानी है। और शहरज़ादे की तरह हमें लगता है वी कैन एस्टिमेट द डेंजर्स इनकर्ड, और हमें लगता है वो खतरे जो कि शहरज़ादे के साथ में, उसके करियर के साथ में खतरे जो बीते उनके बारे में हम सोचते हैं समवट लेटर टाइम्स, और बाद में हम उन खतरों के बारे में सोचते हैं जो कि शहरज़ादे नाम की रानी के साथ में बीते। अच्छा, मैं आपको बता दूं शहरज़ादे कौन है, ये वहाँ जो है एक वज़ीर की बेटी थी, और इन्होंने अपने पिता की रजामंदी के खिलाफ, उनके एग्रीमेंट के खिलाफ राजा से शादी कर ली थी, वहाँ के राजा से शादी कर ली थी। तो राजा का नाम है शहरयार, और वो राजा का क्या कस्टम था कि जैसे ही शादी करता था अगले दिन उस रानी को फांसी पर चढ़ा देता था। ठीक है, तो शहरज़ादी जो थी उसने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शहरयार से शादी की, तो वो बहुत ज़्यादा विटी थी, और उसने एक तरीका निकाला, वो राजा को कहानियाँ सुनाती थी रात को, और जैसे ही सूर्य निकलने वाला था तो कहानी को क्लाइमैक्स पे छोड़ देती थी। राजा को उबासी आने लगती थी तो राजा जो है वो सोने लग जाता था, और क्लाइमैक्स सुनने के चक्कर में वो जो है वो रानी को फांसी नहीं देता था। तो इन द सेम वे द शहरज़ादे शी सेव्ड हर लाइफ, इस तरह से शहरज़ादे ने अपनी ज़िंदगी को बचाया।
ठीक है। वो उसके अंदर ना, राजा के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती थी, इतनी उत्सुकता पैदा हो जाती थी कि उसने उस रानी को उसका कस्टम भी तोड़ दिया, अपना कस्टम भी तोड़ दिया और रानी को फांसी नहीं दी। तो 1001 रात तक रानी उसको डेली कहानी सुनाती थी और अपनी लाइफ को इस तरह से उसने सेव किया। दैट इज व्हाट 1001 अरेबियन नाइट्स में से एक ली हुई कहानी है। नाउ दिस इज शहराज़ादे इन समवॉट लेटर टाइम्स। बाद में शहराज़ादे की तरह, उसके करियर की तरह है, शहराज़ादे अवॉइडेड हर फेट बिकॉज शी न्यू हाउ टू wield द वेपन ऑफ सस्पेंस। शहराज़ादे ने अपने फेट को, अपनी किस्मत को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि किस तरह से सस्पेंस के, ये जो सस्पेंस होता है, डाउट होता है, शक होता है, सस्पेंस को का जो शस्त्र है उसे कैसे चलाया जाए, उसे कैसे फेरना है, वो अच्छी तरह से जानती थी। द ओनली लिटरेरी टूल, और ये जो सस्पेंस होता है ना, यही साहित्य का एकमात्र यंत्र होता है दैट हैज़ एनी इफेक्ट ऑन टायरेंट्स एंड सेवेजेस, जिसका बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव होता है अत्याचारियों पर। और सेवेजेस कौन होते हैं? सेवेजेस होते हैं जो असभ्य हैं, जानवरों की तरह लोग होते हैं, और जो अत्याचारी लोग होते हैं उनके ऊपर यही सस्पेंस का ही एक ऐसा यंत्र होता है जिसका गहरा प्रभाव होता है। ग्रेट नॉवलिस्ट दो शी वॉज, हालांकि वो एक बहुत बड़ी महान उपन्यासकार थी शहराज़ादे, एक्विजाइट इन हर डिस्क्रिप्शंस, और अपने वर्णन को बड़े ही उत्कृष्ट, बड़े हाई लेवल से उसको डिस्क्राइब करती थी। टॉलरेंट इन हर जजमेंट्स, और अपने जजमेंट में, अपने न्याय में बड़ी ही सहनशील थी, अपने न्याय को तरीके से सहन करती थी। इंजीनियस इन हर इंसिडेंट्स, और जो भी इंसिडेंट, घटनाएं सुनाती थी उन्हें सरल तरीके से सुनाती थी। एडवांस्ड इन हर मॉरलिटी, और अपनी नैतिकता में, सही गलत के सवाल में अच्छे ढंग से आगे बढ़ती थी। विविड इन हर डिलिनिएशंस और ऑफ कैरेक्टर, और जितने भी कहानी के चरित्र होते थे, कैरेक्टर होते थे, डिलिनिएशंस का मतलब होता है उनको अच्छी तरह चित्रित करती थी, उन कैरेक्टर के बारे में इतने अच्छे ढंग से पिक्चर बनाती थी। नाउ एक्सपर्ट इन हर नॉलेज ऑफ 3 ओरिएंटल कैपिटल्स, और 3 जो ओरिएंटल कैपिटल थी राजा की, उनके अंदर उसको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान की कुशलता थी। इट वॉज येट ऑन नन ऑफ दीज गिफ्ट्स दैट शी रिलाइड, और यही सारे इनमें से ये ना केवल यही सारे उपहार हैं दैट शी रिलाइड, जिनके ऊपर वो पूरी तरह से विश्वास करती थी व्हेन ट्राइंग टू सेव हर लाइफ, और तब उसने इन्हीं पर विश्वास करके, इन यंत्रों पर, यही पूंजी पर अपना विश्वास करके, और उसने अपनी जिंदगी को बचाया फ्रॉम हर इनटॉलरेबल हस्बैंड, अपने असहनशील, जिसे जरा भी सहन नहीं थे, अपने हस्बैंड जिसका नाम है शहरयार, उससे अपनी जिंदगी को उसने बचाया। नाउ when they were but incidental, ये सब कुछ कह सकते हैं लेकिन घटनात्मक है। she only survived because she managed to keep the king, और वह सिर्फ तभी अपनी ज़िंदगी को बचा पाई क्योंकि उसने प्रबंध कर लिया। to keep the king wondering, राजा को सोचने पर सोचता हुआ छोड़ दिया what would happen, कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। each time she saw the sun rising, और हर समय वह देखती थी जैसे ही सूर्य उग रहा होता था। she stopped in the middle of the sentence, और वह अपने वाक्य को बीच में ही रोक देती थी। एंड लेफ्ट हिम गैपिंग, और राजा का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता था। एट दिस मोमेंट शहरज़ादे सॉ द मॉर्निंग अपीयरिंग, और उसी क्षण जैसे ही शहरज़ादे देखती थी सुबह हो रही है। एंड डिस्क्रीट, और बड़े डिस्क्रीट का मतलब विवेकशील होकर के, बड़ा ही अप टू डेट माइंड लेकर के वह साइलेंट, वह चुप हो जाती थी। दिस अनइंटरेस्टिंग लिटिल फ्रेज इज द बैकबोन ऑफ, और यही एक अरुचिकर छोटा सा जो फ्रेज है, छोटी सी जो शब्दों का जो समूह है, वो ही हमारी रीढ़ की हड्डी है ऑफ द 1001 नाइट्स, 1001 रात अरेबियन नाइट्स की यही बैकबोन है। द टेप वर्म बाय विच दे आर टाइड टुगेदर, और ये उसकी कहानियाँ, ये 1001 वो रात की कहानियाँ हैं जो कि टेप वर्म की तरह हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एंड बाय विच द लाइफ ऑफ आ, और इसके साथ में लाइफ ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड प्रिंसेस वॉज प्रिजर्व्ड, और इसी के साथ ही बहुत ही अकम्पलिश्ड प्रिंसेस, बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि पाने वाली जो राजकुमारी है, रानी है, उसकी ज़िंदगी की सुरक्षा भी इसी के साथ
जुड़ी हुई है। वी आर लाइक शहरजादे's हस्बैंड, हम लोग भी शहरजादे जो है, रानी जो है उसके पति शहरयार की तरह हैं। इन वॉट वी वॉन्ट टू नो वॉट हैपन्स नेक्स्ट, हम भी यह जानना चाहते हैं कि आगे क्या घटा। दिस इज़ यूनिवर्सल, ये तो एक वैश्विक, पूरे संसार में वर्ल्डली एक ट्रुथ है। एंड दैट इज़ वाई द बैकबोन ऑफ नॉवल हैज़ टू बी स्टोरी, और इसीलिए किसी भी उपन्यास के जो रीढ़ की हड्डी होती है जिससे किसी भी नॉवल को सपोर्ट मिलता है वो उसकी कहानी है। सम ऑफ अस वांट टू नो नथिंग एल्स, हम में से कुछ लोग कुछ भी जानना नहीं चाहते। देयर इज़ नथिंग इन अस, हम में कुछ नहीं है बट प्रीमेबल क्यूरियोसिटी, हम में एक आदि मानव की तरह उत्सुकता है। एंड कंसिक्वेंटली, और जिसका परिणाम ये होता है, आवर अदर लिटरेरी जजमेंट्स आर लिडिकुलस, और हमारी जितनी भी बाकी के जो हमारे जजमेंट्स होते हैं, हमारे जो न्याय होते हैं, वो बिल्कुल उतपटांग रह जाते हैं। एंड नाउ द स्टोरी कैन बी डिफाइंड, और अब कहानी को की परिभाषा दी जा सकती है। इट इज़ अ नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन देयर टाइम सीक्वेंस, कहानी नॉवल वो होती है जो कि अपनी घटनाओं के द्वारा प्रबंध की जाती है, और उसके अंदर समय की एक सीक्वेंस होती है। समय की सीक्वेंस के हिसाब से कहानी की घटनाओं को रखा जाता है। डिनर कमिंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, जैसे कि ब्रेकफास्ट के बाद डिनर आता है। ट्यूसडे कमिंग आफ्टर मंडे, और ट्यूसडे आता है मंडे के बाद। डिके आफ्टर डेथ, और हमारे सड़ने के बाद मौत आती है, मौत के बाद हमारे सड़न आती है शरीर की, एंड सो ऑन। और इसी तरह से जो टाइम व्हील है वो चलता रहता है। नाउ जस्ट अ मिनट बेटा, इसको जस्ट अ मिनट। और इसी तरह से हमारी लाइफ का जो पहिया है वो लगातार चलता रहे। क्वाज स्टोरी, इट कैन ओनली हैव वन मेरिट। क्वाज स्टोरी होती है जिस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं, कैपेबिलिटी हर चीज़ को समझाने की होती है। इट कैन ओनली हैव वन मेरिट, इसमें केवल एक खासियत होती है, दैट ऑफ मेकिंग द ऑडियंस वांट टू नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, और सिर्फ ये बनाने की, ऑडियंस को ये बनाने की इसमें ताकत होती है क्वाज स्टोरी में कि आगे क्या होता है। एंड कन्वर्सली इट कैन हैव ओनली वन फॉल्ट, और इसके ऑपोजिट कन्वर्सली का मतलब इसके विपरीत देखें तो इसके अंदर एक दोष भी है, दैट ऑफ मेकिंग द ऑडियंस नॉट वांट टू नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, और ये ऑडियंस को, दर्शकों को ऐसा भी बनाती है कि वो जानना ही नहीं चाहते कि आगे क्या होता है। These are the only two criticisms that can be made on the story. यही केवल दो आलोचनाएं हैं जो कि कहानी को जिस पर बनाया जा सकता है। It is the lowest and simplest of literary organisms, और ये जो है वो बहुत निम्न तरह के और बहुत ही सरल तरह के साहित्यिक ऑर्गेनिज्म, साहित्यिक जीव होते हैं। Yet it is a highest factor, और लेकिन फिर भी ये बहुत ही ऊंचा एक तत्व है, कॉमन टू ऑल द वेरी कॉम्प्लिकेटिव ऑर्गेनिजम्स, और ये जो है वो एक बहुत ही कॉमन सा एक तत्व है जो कि बहुत ही जटिल कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है और सभी के लिए होता है, और वो है नॉवल। ओके, When we isolate the story like this, जब हम कहानी को अकेला छोड़ते हैं इस तरह से from the nobler aspect, और किसी भी नोबलर, किसी भी दयालु पक्ष से जब हम कहानी को इस तरह अकेला छोड़ते हैं, थ्रू विच इट मूव्स, जिसके ज़रिए कहानी चलती है, जब हम कहानी को अकेला छोड़ते हैं, एंड इट होल्ड आउट ऑन फोरसेप्स, और या फिर हम कहानी को, फोरसेप क्या होता है, चिमटी इत्यादि से पकड़ते हैं, तो कहानी का क्या होता है, कहानी को जब हम रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तब कहानी रिगलिंग, छटपटाती है, एंड इंटरमिनेबल, और अनंत काल तक जो है वो हमें कोई रिजल्ट नहीं देती। द नेकेड वर्म ऑफ टाइम, समय का जो नेकेड कीड़ा है, समय का जो नेकेड कीड़ा है, इट प्रेजेंट्स एन अपीयरेंस, ये एक दिखावा प्रदर्शित करता है, दैट इज़ बोथ, और ये समय का जो कीड़ा है वो एक दिखावा प्रदर्शित करता है जो कि अनलवली है और डल है, बिल्कुल बदसूरत है और बिल्कुल बेकार है। बट वी हैव मच टू लर्न फ्रॉम इट, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है इससे सीखने के लिए। लेट अस बिगिन बाय कंसीडरिंग इट इन कनेक्शन विद डेली लाइफ, आओ शुरू करते हैं इसे सोचना और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जोड़ करके इसे सोचते हैं। डेली लाइफ इज़ ऑल्सो फुल ऑफ टाइम सेंस, हमारी रोज़ की ज़िंदगी जो है वो भी समय के साथ में जो है, समय के सेंस के साथ में बंधी हुई है।
वी थिंक वन इवेंट ऑकर्स आफ्टर और बिफोर अनदर। हम ये सोचते हैं कि एक घटना या तो बाद में होती है या एक दूसरी से पहले होती है। द थॉट इज ऑफन इन आवर माइंड्स, और ये विचार अक्सर हमारे दिमाग में रहता है। एंड मच ऑफ आवर टॉक, और ज़्यादातर हमारी बातें एंड और हमारे काम प्रोसीड्स फ्रॉम दैट एजम्पशन, आगे बढ़ते हैं इसी सोच के साथ, इसी कल्पना के साथ। मच ऑफ आर टॉक, और ज़्यादातर जो हमारी बातें होती हैं और जो हमारे एक्शन होते हैं, बट नॉट ऑल, सभी नहीं, सारी बातें और सारे काम नहीं। देयर सीम्स समथिंग एल्स इन लाइफ बिसाइड्स टाइम, हमारी ज़िंदगी में ऐसा लगता है समय के अलावा और कुछ भी चीज़ें हैं। समथिंग विच में कन्वीनियंटली बी कॉल्ड वैल्यू, कुछ ऐसा जिसे हम सुविधापूर्ण बुला सकते हैं वैल्यू, मूल्य। देखिए मैं आपको बता दूं वैल्यू क्या होती है। वैल्यूज़ जो होती हैं हमें अनुशासन में रहना चाहिए, हमारे अंदर से जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। तो वैल्यूज़ वो होती है जो कि हमें एक पॉजिटिव जो है वो लाइन के ऊपर ले जाती हैं। जैसे कि हमें सही समय पर उठना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, दिस ऑल आर द वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ ना बेटा समय समय पर बदलती रहती हैं, ठीक है। तो समय के अलावा एक चीज़ और भी है सुविधापूर्ण, जिसे हम वैल्यू कहते हैं। समथिंग विच इज़ मेजर्ड नॉट बाय मिनट्स और आवर्स, और ये वैल्यू कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हम मिनटों या घंटों में माप नहीं सकते, बट बाय इंटेंसिटी, हम इसे तीव्रता के जरिए नाप सकते हैं, गति के जरिए नाप सकते हैं। सो दैट व्हेन वी लुक एट आवर पास्ट, इसीलिए जब हम अपने भूतकाल पर देखते हैं ना, इट डज नॉट स्ट्रेच बैक इवनली, तब ये ज़्यादा नहीं खिंचती पीछे की ओर, बट पाइल्स अप इनटू अ फ्यू पिनेकल्स, बल्कि ये बहुत ऊंची चोटी पर जाकर ढेर बन जाती है। एंड व्हेन वी लुक एट द फ्यूचर, और जब भी हम भविष्य में देखते हैं, इट सीम्स समटाइम्स अ वॉल, कभी कभी ये हमें दीवार महसूस होती है, समटाइम्स अ क्लाउड, कभी कभी बादल महसूस होती है, समटाइम्स अ सन, कभी सूर्य, बट नेवर अ क्रोनोलॉजिकल चार्ट। लेकिन इसका एक क्रोनोलॉजिकल चार्ट का मतलब होता है काल क्रमबद्ध, समय के द्वारा पकड़ी गई सीक्वेंस, समय के द्वारा बनाई गई सीक्वेंस के हिसाब से हमें दिखाई नहीं देती। नाइदर मेमोरी नॉर एंटिसिपेशन, ना तो हमारी यादें और ना ही पूर्व पहले का। इज़ मच इंटरेस्टेड इन फादर टाइम, अपने पिता के समय में कोई भी ज़्यादा विशेष रुचि नहीं लेता। एंड ऑल ड्रीमर्स, और जितने भी सपना लेने वाले हैं, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, लवर्स हैं, प्यार करने वाले हैं, आर पार्शियली डिलीवर्ड फ्रॉम हिज टायरनी, और ये सब के सब आधे छुट जाते हैं समय के अत्याचार से। ही कैन किल देम, और वह उन्हें मार सकता है। एंड बट ही कैनॉट सिक्योर देयर अटेंशन, वह उन्हें मार सकता है लेकिन उनकी जो अटेंशन है, ध्यान, उसको सिक्योर, उसको सुरक्षित नहीं कर सकता। एंड एट द वेरी मोमेंट ऑफ डूम, और जब हमारा डूम आता है, डूम का मीनिंग क्या, जब हमारा पतन आता है, अंतिम दिन आता है, व्हेन द क्लॉक कलेक्टेड इन द टावर, और जैसे ही घड़ी जो है वो टावर के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ को, इट्स स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक, अपनी पूरी ताकत जोड़ करके घंटा बजाती है, स्ट्रक का मतलब घंटा बजाती है, दे मे बी लुकिंग द अदर वे, हो सकता है कि ये सब चीज़ें दूसरी तरफ देख रही होती हैं। सो डेली लाइफ वट एवर इट मे बी रियली, और इसीलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी चाहे वह कुछ भी हो, वास्तव में इज प्रैक्टिकली कंपोज्ड ऑफ टू लाइफ्स, वाकई दो चीज़ों से बनी होती है, द लाइफ इन टाइम एंड द लाइफ बाय वैल्यूज़। और हमारी ज़िंदगी जो है दो चीज़ों से बनी होती है, समय से, लाइफ इन टाइम, समय में ज़िंदगी, और लाइफ बाय वैल्यूज़, हमारी लाइफ जो है वैल्यू के ज़रिए। एंड आवर कंडक्ट रिवील्स अ डबल एलिजियंस, और हमारी जो ज़िंदगी है वो दो दो चीज़ों को, दोहरी चीज़ों की निष्ठा ज़िंदगी के प्रति अदा करती है। आई ओनली सॉ हर फॉर 5 मिनट्स, और मैंने सिर्फ उसे 5 मिनट के लिए देखा, बट इट वॉज वर्थ इट, लेकिन इतनी कीमत बहुत है। देयर यू हैव बोथ एलिजियंसेस इन सिंगल सेंटेंस, और यहाँ पर दोनों ही निष्ठाएं एक वाक्य में आती हैं। एंड वॉट द स्टोरी डज इज़ टू नरेट द लाइफ इन टाइम, और क्या होती है कहानी जो कि हमारी ज़िंदगी में समय पर नरेट की जाती है, समय पर सुनाई जाती है। एंड वॉट द एंटायर नॉवल डज, पूरा का पूरा नॉवल क्या करता है,
इफ़ इट इज़ अ गुड नावल, अगर ये एक अच्छा नावल है तो ये क्या करता है, इज़ टू इंक्लूड द लाइफ बाय वैल्यूज़ एज वेल, ये हमारी ज़िंदगी में मूल्यों को सम्मिलित कर देता है। यूजिंग डिवाइसेस हेयर आफ्टर टू बी एग्जामिन्ड, और हम कुछ यंत्र छोड़ देते हैं इसमें अपनी लाइफ के अंदर टाइम के हिसाब से वैल्यू को एग्जामिन करने के लिए, वैल्यू को परखने के लिए हम कुछ यंत्र छोड़ देते हैं। जस्ट अ मिनट इट ऑल्सो पेज अ डबल एलिजियंस, और इस तरह से हमें दोहरी निष्ठा को हम अदा करते हैं। बट इन इट द नॉवल, लेकिन इसमें नॉवल द एलिजियंस टू टाइम इज इम्पेरेटिव, समय के हिसाब से जो निष्ठा अदा करता है वह बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जिसमें हर चीज़ हाँ में होती है। नो नॉवल कुड बी रिटन विदाउट इट, समय के बिना कोई भी नॉवल नहीं लिखा जाता। वेयर एज इन डेली लाइफ, जबकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में द एलिजेंस मे नॉट बी नेसेसरी, हमारी निष्ठा कोई ज़रूरी नहीं है। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं। एंड द एक्सपीरियंस ऑफ सर्टेन मिस्टिक्स सजेस्ट, और कुछ जो मिस्टिक्स हैं, जो कि रहस्यमय जो हैं, उनके अनुभव हमें सुझाव देते हैं इंडीड, वास्तव में, दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी, कि ये ज़रूरी नहीं है। एंड दैट वी आर क्वाइट मिस्टेकन, और वाकई हमें जो है वो गलती भी हुई है इन सपोजिंग, ये कल्पना करने में, दैट मंडे इज़ फॉलोड बाय ट्यूसडे, और ये कल्पना करने में कि जो ट्यूसडे है वो मंडे के बाद आता है, और हमारी डेथ जो है सडन के बाद आती है, सडन के बाद हमारी डेथ आती है, या डेथ के बाद सडन होता है। सडन होता है मतलब बॉडी पूरी स्पॉइल हो जाती है। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल फॉर यू, ये हमेशा आप तुम्हारे लिए संभव है, और मेरे लिए इन डेली लाइफ, रोज़ की ज़िंदगी में, टू डिनाई दैट, ये इनकार करना, दैट टाइम एग्जिस्ट, कि ये इनकार करना जो है वो पॉसिबल है कि समय का अस्तित्व है। एंड द एक्ट अकॉर्डिंगली, और वह कार्य करता है उसी के अनुसार। इवन इफ वी बिकम अनइंटेलिजिबल, और अगर हम अस्पष्ट हो जाते हैं, एंड आर सेंट बाय आवर फेलो सिटीजन, और या फिर हमें, अगर हम अस्पष्ट हो जाएं, या फिर हमारे साथ के जो निवासी हैं वो हमें व्हाट दे चूज़ टू कॉल अ ल्यूनेटिक असाइलम, और हमें किसी पागल खाने के अंदर अगर भेज दें हमें, और अगर हम अस्पष्ट हो जाएं दिमाग से, तो ही शायद हम समय की जो बातें हैं, समय की किसी भी चीज़ के अंदर समय के महत्व को तभी हम भूलेंगे। बट इट इज़ नेवर पॉसिबल फॉर अ नॉवलिस्ट, लेकिन एक उपन्यासकार के लिए संभव नहीं है टू डिनाई टाइम इनसाइड द फैब्रिक ऑफ हिज नॉवल, अपने नॉवल का कपड़ा बुनते वक्त, कि एक उपन्यासकार के लिए संभव नहीं है कि वो समय को भूल जाए। ही मस्ट क्लिंग, वह उसे इससे चिपक जाना चाहिए। हाउएवर लाइटली टू द थ्रेड ऑफ ए स्टोरी, हालांकि बिल्कुल हल्के से कहानी के धागे, कहानी के तारों से इसे चिपक जाना चाहिए। ही मस्ट टच द इंटरमिनिएबल टेप वर्म, और ये इसे छू लेना चाहिए बिल्कुल अनंत, उन टेप वर्म को, अनंत धागों को छू लेना चाहिए। अदरवाइज ही बिकम्स अनइंटेलिजिबल, नहीं तो नॉवलिस्ट बिल्कुल अपनी बात करने में अस्पष्ट हो जाएगा, विच इन हिज केस इज़ अ ब्लंडर, और अगर वह अपनी बात, अपना नॉवल कहते समय कोई नॉवलिस्ट अगर स्पष्ट हो जाता है तो ये उसके लिए बहुत भारी गलती है। आई एम ट्राइंग नॉट टू बी फिलोसॉफिकल अबाउट टाइम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समय के बारे में ज़्यादा दार्शनिक ना बनूँ। फॉर इट इज़ अ मोस्ट डेंजरस हॉबी फॉर एन आउटसाइडर, क्योंकि बाहर वाले के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक शौक है। फार मोर फैटल देन प्लेस, जगह से ज़्यादा ये कहीं ज़्यादा दुर्घटनाकारी है। एंड क्वाइट एमिनेंट मेटाफिजिशियंस, और मैं एक प्रतिष्ठित मेटाफिजिशियन, हैव बीन डिथ्रोन्ड, एक मेटाफिजिशियन कौन होते हैं? मेटाफिजिशियंस कौन होते हैं? ये एक एक्सपर्ट होते हैं, या फिर दर्शन शास्त्र की उस शाखा के छात्र होते हैं दैट डील्स विद द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स, जो कि हर चीज़ के पहले सिद्धांत के को डील करते हैं। तो एंड क्वाइट एमिनेंट मेटाफिजिशियंस, और जो कि प्रतिष्ठित मेटाफिजिशियंस होते हैं, हैव बीन डिथ्रोन्ड, जो कि सब चीज़ों, फिलॉसफी की उस ब्रांच जो कि पहले प्रिंसिपल को डील करते हैं। ऐसा अगर हम समय को
समय को नॉवल के अंदर इंक्लूड ना करें तो बिल्कुल वैसे रहेंगे हम एक प्रतिष्ठित मेटाफिजिशियन जैसे हैव बीन डिथ्रोन्ड थ्रू रेफरिंग टू इट इम्प्रॉपरली, कि अगर एक मेटाफिजिशियन समय को बिल्कुल बिल्कुल इम्प्रॉपर तरीके से, जो कि ठीक ढंग से अगर समय का प्रयोग ना करे तो डिथ्रोन हो जाता है, अपनी पदवी से उसे नीचे उतार दिया जाता है, उसका जो पद होता है ऊंचाई पर वो उसको नीचे उतार दिया जाता है एक मेटाफिजिक्स को समय का अगर सही से प्रयोग ना करे। आई एम ओनली ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ दैट एज आई लेक्चर नाउ, कि जैसे कि अब मैं भाषण देता हूँ, आई हियर द क्लॉक टिकिंग, और मैं सुनता हूँ कि क्लॉक की टिक टिक की आवाज़ सुनता हूँ, आई रिटेन और लूज द टाइम सेंस, और तब मैं या फिर समय का रिटेन कर लेता हूँ और या फिर समय को खो देता हूँ, या तो समय को सेव कर लेता हूँ, समय को की जो समझ है उसे खो देता हूँ। वेयर एज इन अ नॉवल, लेकिन नॉवल के अंदर देर इज ऑलवेज अ क्लॉक, एक घड़ी हमेशा नॉवल के अंदर टिक टिक करती रहती है। द ऑथर में डिसलाइक द क्लॉक, और ऑथर घड़ी को नापसंद भी कर सकता है। एमिली ब्रॉन्ट इन वुदरिंग हाइट्स ट्राई टू हाइड हर्स, और एमिली ब्रॉन्ट अपने नॉवल वुदरिंग हाइट्स के अंदर कोशिश करती है इसको छुपाने की। स्टर्न इन ट्रिस्ट्रैम शैंडी, और ट्रिस्ट्रैम शैंडी के अंदर स्टर्न टर्न इट अपसाइड डाउन, घड़ी को उल्टा करके रख देते हैं। मार्सेल प्राउस्ट, और जब मार्सेल प्राउस्ट हैं स्टिल मोर इंजीनियस, वो अभी भी बड़े सरल रहते हैं। केप्ट ऑल्टरिंग द हैंड्स सो दैट हिज हीरो वॉज एट द सेम टाइम, और वह हमेशा ही अपने हाथ को अल्टर करते रहते जिससे कि उनका हीरो इस समय सही समय पर आए। एंटरटेनिंग अ मिस्ट्रेस, और उनकी जो नॉवल की हीरोइन है उसका मनोरंजन करे। टू सपर, उन्हें खाना खिलाए। एंड प्लेफुल बॉल विद हिज नर्स इन द पार्क, और अपनी नर्स के साथ में पार्क में बॉल के साथ खेले। ऑल दीज डिवाइसेज आर लेजिटिमेट, ये सभी के सभी यंत्र कानूनी है। बट नन ऑफ देम कॉन्ट्रावीन, लेकिन इनमें से कोई भी, नन ऑफ देम, कॉन्ट्रावीन का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ट्रावीन का मीनिंग होता है किसी चीज़ की अवहेलना करना, इग्नोर करना। लेकिन सभी चीज़ें कानूनी है, बट नन ऑफ देम कॉन्ट्रावीन, लेकिन कोई भी इसको केयरलेस नहीं हो सकता आर थीसिस, अपनी थीसिस के हिसाब से। द बेसिस ऑफ द नॉवल इज अ स्टोरी, नॉवल का जो बेस है, जो इसका आधार है, वो एक कहानी, एंड अ स्टोरी इज अ नैरेटिव ऑफ इवेंट्स इन टाइम सीक्वेंस, और जो कहानी है उसको कहा जाता है, कहानीकार कहानी को कहता है टाइम के, समय के क्रम की घटना के अनुसार। ठीक है, तो नैरेटिव ऑफ इवेंट्स जो भी हमारी घटना के क्रम है, समय की सीक्वेंस के हिसाब से ही उसे कहता है। ओके, यस नाउ, बहुत ही बढ़िया बात उन्होंने कही यहाँ पर, फ्रॉम एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, और जो एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल के सेकंड चैप्टर में से ये जो लिया हुआ है द स्टोरी चैप्टर, जो आपके सामने एस्से की फॉर्म में है, वो एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल में से जो है वो फॉरेस्टर ने लिया हुआ है। दीज आर सम लेक्चर्स, और ये कुछ लेक्चर्स हैं, द क्लार्क लेक्चर्स, जिन्हें क्लार्क लेक्चर्स कहा जाता है, विच वर डिलीवर्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज, और ये जो है वो किसके अंडर में दिए गए हैं? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के अंडर जो है ये जो है वो लेक्चर दिए गए हैं इन द स्प्रिंग ऑफ बसंत ऋतु 1927 की बसंत ऋतु के समय ये लेक्चर दिए गए हैं। दे वर इनफॉर्मल, ये सभी अनौपचारिक है। इंडेड टॉकेटिव, ये बातचीत है वास्तव में। इन देयर टोन, उनके टोन के अंदर। एंड सीम्ड सेफर व्हेन प्रेजेंटिंग दैम इन बुक, और ये ऐसे लगते हैं जब बुक के अंदर इन्हें दिया जाता है तो ये ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं। नॉट टू मिटिगेट द टॉक, और ये मिटिगेट का मतलब होता है हमारी बातचीत को कम नहीं करते। इन केस नथिंग शुड बी लेफ्ट एट ऑल, और इस केस में कुछ भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। वर्ड्स सच एज आई, यू एंड वन बी क्यूरियसली एनफ, और जो शब्द है मैं, तुम या एक या फिर हम, बहुत ही उत्सुकतापूर्ण, क्यूरियसली इनफ, सो टू स्पीक, ओनली इमेजिन, एंड ऑफ कोर्स विल कंसिक्वेंटली ऑकर ऑन एवरी पेज, और ये शब्द जो है अक्सर निष्कर्ष रूप में हर एक पेज पर आए हैं। एंड विल राइटली डिस्ट्रेस
द सेंसिटिव रीडर, और कई बार ये शब्द जो है बहुत ही संवेदनशील पढ़ने वाले को थोड़ा निराश भी करते हैं। बट ही इज आस्क्ड टू रिमेंबर, लेकिन उससे पूछा जाता है कि वो याद करने के लिए दैट इफ दीज वर्ड्स वर रिमूव्ड, कि अगर ये शब्द हटा दिए जाएं, अदर्स परहैप्स मोर डिस्टिंग्विश्ड, और दूसरे कुछ प्रतिष्ठित शब्द शायद रखे जाएं, माइट एस्केप थ्रू द ऑरिफाइसेस, और शायद इससे हम बच पाएं ऑरिफाइसेस से, अपने जो चीज़ें हैं उनमें छेद होने से हम बच पाएँ। दे लेफ्ट, जो कि ये छोड़ते हैं। एंड सिंस द नॉवल इज इट सेल्फ ऑफन कोलोक्विल, और नॉवल अक्सर में एक बोलचाल की भाषा में होता है, इट में पॉसिबली विद होल्ड सम ऑफ द सीक्रेट्स, और ये अपने में कुछ रहस्यों को समेटे रहता है, फ्रॉम द ग्रेवर एंड ग्रैंडर स्ट्रीम्स ऑफ क्रिटिसिज्म, और ये बहुत गहराई में और बड़ी शान से आलोचना की एक नहर से एक इससे समेटे रहता है। एंड में रिवील दैम टू बैक वाटर्स एंड शैलोज, और हम ये दिखाता है पीछे पानी को लाना और थोड़े उथले में ला करके ये हमें बहुत सारी चीज़ों से हमें बचाता है, कि हमारा जो नॉवल होता है ये हमें आगे आगे धारा में बड़े शान से, क्रिटिसिज्म जो होता है, आलोचना जब इसकी होती है तो हमें शान प्राप्त होती है, हमें, और हम गहरे तक सोचते हैं, हम उथले नहीं रह जाते और पानी में पीछे नहीं आते। द 1001 अरेबियन नाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, और मैंने बताया था इसके अंदर एक जो रानी है जो कि कथावाचक है और जो कहानीकार है, और उसकी बहुत ही प्यारी स्टोरी दी हुई है शहरज़ादे की। द 1001 अरेबियन नाइट्स इज द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज लूजली लिंक टुगेदर, और 1001 अरेबियन नाइट्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर पंचतंत्र है, बहुत सारी कहानियाँ उसके अंदर, वैसे ही ये भी छोटी छोटी कहानियों की जो कि लूजली एक दूसरे के साथ अटैच है, नरेटेड बाय ए यंग गर्ल शहरज़ादे, जो कि एक बहुत ही युवा लड़की शहरज़ादे ने सुनाई है, नरेट की है। शी वॉज अ डॉटर ऑफ द विजियर, वो वजीर की बेटी थी और मिनिस्टर या मंत्री की बेटी थी, हु हैड टू सर्व अ पिक्यूलियर किंग, जिसकी शादी जो है एक बहुत ही अजीब व गरीब राजा जिसका नाम शहरयार है उससे हुई। द किंग मैरिड ऑन अ डेली बेसिस, राजा रोज शादी करता था। हिज वाइफ वॉज ऑलवेज बिहेडेड आफ्टर द वेडिंग नाइट, और शादी की रात के बाद जो है जो उसकी पत्नी होती थी उसकी गर्दन काट दी जाती थी। शहरज़ादे टेल्स हर फादर दैट शी विश टू मैरी द किंग, शहरज़ादे ने ये कहा, शहरज़ादे जो रानी लड़की थी वजीर की, उन्होंने कहा कि अपने पिता से कहा कि मैं इस राजा से शादी करना चाहती हूँ। ही रिलक्टेंटली एग्रीज, और जो उनके पिता थे मिनिस्टर मंत्री थे, बड़े ही रिलक्टेंटली अनविलिंगली बिना इच्छा के वे तैयार हुए। शी टेल्स द किंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑन द वेडिंग नाइट, शादी की रात में उस लड़की ने अपने हस्बैंड को, राजा को, शहरयार को बहुत ही रुचिकर कहानी सुनाई। एंड मेक श्योर टू स्टॉप एट एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, और उसको पक्का विश्वास था उसने एक ऐसे रुचिकर पॉइंट पर लाकर वह रुक गई। एट द क्रैक ऑफ डॉन, जैसे ही सुबह का सूर्य निकलने लगा उसने कहानी को एक बहुत ही अच्छे मोड़ पर, क्लाइमैक्स पर रोक दिया। द किंग इज अनविलिंग टू एग्जीक्यूट हर, राजा जो था उसकी इच्छा नहीं हुई कि रानी की गर्दन काट दी जाए, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हियर द एंड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि वो कहानी का अंत सुनना चाहता था। दिस स्कीम वॉज एक्सट्रीमली रिस्की, और ये जो स्कीम थी, ये जो योजना थी, बहुत ज़्यादा जोखिम से और खतरे से भरी थी। बट शहरज़ादे इज सक्सेसफुल इन कॉन्टिन्यूअली लिंकिंग स्टोरीज, लेकिन शहरज़ादे जो थी वो सफल रही, एक के बाद एक कहानियों को जोड़ती रही, ओवर मेनी नाइट्स अंटिल फाइनली, जब तक कि वे अंत में नहीं आ गई और वह रात के समय इन कहानियों को जोड़ती रही। द किंग एक्सेप्ट्स हर एज हिज क्वीन, राजा ने उसे अपनी रानी के तौर पर स्वीकार कर लिया। एंड स्टॉप्स द हॉरिबल प्रैक्टिस ऑफ एग्जीक्यूटिंग हिज वाइफ, और उसने अपनी पत्नियों की ये जो फांसी देने, गला काटने की जो रीतियाँ थी उसको बंद कर दिया। ओके, नाउ अबाउट द ऑथर A.M. फॉरेस्टर, 1879 बर्थ एंड 1970 डेथ, अ नोटेड इंग्लिश ऑथर एंड क्रिटिक, बड़े ही डिस्टिंग्विश प्रतिष्ठित अंग्रेजी के लेखक हैं और क्रिटिक आलोचक हैं। रोट अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, इन्होंने बहुत छोटी छोटी कहानियाँ लिखी, नॉवल लिखे, एसेज लिखे। हिज फर्स्ट नॉवल, उनका जो पहला उपन्यास है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, वॉज पब्लिश्ड इन 1905, और उनका नॉवल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड 1905 में प्रकाशित हुआ। दिस वॉज फॉलोड बाय हॉवर्ड्स एंड पैसेज टू इंडिया, उसके बाद उन्होंने हॉवर्ड्स एंड और पैसेज टू इंडिया लिखा, एंड अदर वेल नोन वर्क्स, और उनके बहुत जाने माने काम हैं। द हिल ऑफ देवी, अ पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया,
और उन्होंने भारत का नक्शा खींचा, भारत का चित्र बनाया द हिल ऑफ देवी कहकर विद द कमेंट्री, और उसके ऊपर एक टिप्पणी की, अपीयर्ड इन 1953, जो कि 1953 में दिखाई दिया। द एसे प्रेजेंटेड हियर इज एन एक्सर्प्ट, ये जो एसे यहाँ द स्टोरी दिया हुआ है ये एक अंश है उन चैप्टर नंबर 2 का, aspects of the novel. Okay, thanks for watching my videos, and I am very much grateful that you people are watching my videos and also subscribing and commenting also, and hopeful that you people will subscribe and comment and share and like my videos. और next video तक के लिए good luck and goodbye, but once again thanks for watching my videos.